हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 315 का। हमने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा उसके आगे हम 315 के ऐसे में आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। एंड माय नेम इज कल्प शाह। आई एम फ्रॉम कल्प स्टार CA क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट्स। वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट coaching for CA and CS of all level, CA final, CA inter, that is CA IPCC in old course, and CA foundation, as well as CS professional, CS executive and CS foundation. So these are the coaching we are providing. Apart from that, we are also providing consultancy in corporate matters. This is my mobile number 8000028250. You can contact me for all these kind of services, income tax related services, GST, export import, FEMA, then company related filing, NCLT, ROC filing, compliance, etc. You can also join as our associate in our company. This is a proper private company in which you cannot we are not able to do audit or whatever the attestation function of an auditor, but we are providing all other services like compliance services. So you can join us as an associate. We can also provide company incorporation and establishment services, trademark services, then intellectual property related services. These are the services which we provide. So now coming to the point, friends, we are saying ऐसे 315 जो बोल रहा है असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो अब रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या आता है, सबसे पहले हम समझेंगे ऑडिट रिस्क क्या होता है। तो ऑडिट रिस्क होता है कि ऑडिट रिस्क मीन्स द रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। यानी कि जब फाइनेंशियली मटेरियल मिसस्टेटेड था तो भी ऑडिटर ने उसको क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया, लेकिन क्लीन यानी कि अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया, तो वो एक प्रकार का रिस्क रहता है कि ऑडिटर ने गलत इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दिया। ठीक है, तो वो जब गलत है तो गलत को गलत ना बताना और सही बताना, वो इसे कहते हैं ऑडिट रिस्क। ऐसे 315 एस्टैब्लिशेस रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। आपने अगले लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ऑलरेडी देख लिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या होता है और असर्शन लेवल क्या होता है। अब हम देखते हैं ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क दो चीज़ से बनता है, एक तो होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एक होता है डिटेक्शन रिस्क। अब हम देखते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में दो प्रकार के रिस्क आते हैं, एक होता है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क आपका जो बिजनेस होता है, बिजनेस का जिस प्रकार का टाइप होता है उसके प्रकार से उसके वजह से इनहेरेंट रिस्क आता है, और उसके अलावा भी इनहेरेंट रिस्क के बहुत ही अलग से रीजन है, वो जो हम डिटेल में अभी देख रहे हैं। लेकिन इनहेरेंट रिस्क वो होता है जो कोई भी आपके, ऐसा मान लो कि आपकी कंपनी में कोई भी कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल ना होने की वजह से आपके कंपनी में कौन कौन से फ्रॉड और या एरर की वजह से मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो वो सारे जो इनहेरेंट रिस्क के फैक्टर्स है उस वजह से इनहेरेंट रिस्क आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई डायमंड इंडस्ट्री में हो, तो डायमंड इंडस्ट्री में वैल्यूएशन, या फिर आप गोल्ड इंडस्ट्री में हो तो उसकी ज्वेलरी का, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी का, हर एक डायमंड का अलग अलग वैल्यू होता है, तो वो आपकी बिजनेस का इनहेरेंट रिस्क हुआ। तो इस प्रकार से इनहेरेंट रिस्क होता है। फिर इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए जो कंपनी होती है और कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी में कंट्रोल बिछाते हैं, यानी कि कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन वो कंट्रोल के अंदर भी वो आपके जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो पकड़े ना जाए, उस रिस्क को कहते हैं कंट्रोल रिस्क। आपने कंट्रोल अच्छे रखे, स्ट्रॉन्ग रखे, उसके बाद भी मिस स्टेटमेंट हो गया और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, तो उसको कहते हैं कंट्रोल रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का टोटल होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। और उसके बाद आता है डिटेक्शन रिस्क। अगर ऑडिटर सबसे पहले कंपनी ने इनहेरेंट रिस्क के लिए कंट्रोल रिस्क बिछा, इनहेरेंट रिस्क तो इनहेरेंट ही होता है, उसको तो कोई हम उसको हम इनहेरेंट रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन उसको एडजस्ट कर सकते हैं हमारे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करके। तो अगर इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है तो हमारे कंट्रोल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अगर इनहेरेंट रिस्क कम है तो हमारे कंट्रोल थोड़े बहुत वीक होंगे तो भी चलेगा। तो हम अब इनहेरेंट रिस्क को हम कैसे एडजस्ट करते वो देखते हैं।
देखो आप इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग रखते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग रखते हैं, तो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इसमें आपका इनहेरेंट रिस्क भी आ गया और कंट्रोल रिस्क भी आ गया, वो कम होगा। और अगर आपके इंटरनल कंट्रोल वीक है तो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। तो इसका दोनों का इन्वर्स रिलेशन, जैसे इंटरनल कंट्रोल जितने स्ट्रांग हो गए तो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम रहेगा, और वीकर होंगे तो आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बढ़ जाएगा, और स्ट्रांग होंगे तो कम हो जाएगा। तो ये इसका दोनों का रिश्ता है। तो अब हम क्या कहते हैं, इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है कि कंपनी में कोई भी कंट्रोल्स नहीं और उसकी वजह से क्या क्या रिस्क आपकी कंपनी में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ज्वेलरी में हो तो ज्वेलरी वगैरह में देखो इनहेरेंट रिस्क का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ऑयल एक्सट्रैक्शन में हो तो ऑयल एक्सट्रैक्शन के रिलेटेड बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो वो आपके बिजनेस का इनहेरेंट रिस्क हो गया। जैसे कि आपका कितने क्यूबिक ऑयल उसमें से मिला, या फिर ऑयल का कितना अंदर से क्वांटिटी मिलेगा, वो सारे उसके इनहेरेंट रिस्क है। फिर से फॉर एग्जांपल अब ज्वेलरी वगैरह में हो, ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी में हो तो डायमंड का वैल्यूएशन का रिस्क आता है। तो इस तरह से अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग इनहेरेंट रिस्क होते हैं। और कंट्रोल रिस्क क्या होता है, अब हम कंट्रोल रिस्क देते हैं। इनहेरेंट रिस्क देखा, अब हमने कंट्रोल रिस्क देखा। कंट्रोल रिस्क होता है कि इंटरनल कंट्रोल विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मिस स्टेटमेंट। अगर आपकी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो मिस स्टेटमेंट को ना प्रिवेंट कर पाती है, ना डिटेक्ट कर पाती है, ना करेक्ट कर पाती है, तो उसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। यानी कि आपने बहुत सारे कंट्रोल्स रखे, उसके बाद भी ये गलती तो हो ही गई। आपने बहुत सारे पहरेदारी रखी, आपने एम्प्लॉयज़ के लिए सीसीटीवी कैमरा रखे, आपने लॉगिन पासवर्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड रखा, जब आते समय आपने बायोमेट्रिक लॉगिन, जब भी कंपनी में बंदा कोई आता है उसका बायोमेट्रिक एंट्री और एग्जिट किया, फिर भी आपने कंट्रोल स्ट्रांग रखे, मेकर चेकर कंसेप्ट रखा, उसके बावजूद भी कुछ गफले हो गए, कुछ मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर हो गए, तो इसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। तो रोमम क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को शॉर्ट में कहते हैं रोमम। रोमम इज द कंबाइंड रिस्क ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आफ्टर अप्लाइंग इंटरनल कंट्रोल। और इनहेरेंट रिस्क होता है वो बिफोर अप्लाइंग इंटरनल कंट्रोल होता है, लेकिन रोमम होता है आफ्टर अप्लाइंग इंटरनल कंट्रोल्स or after implementing the internal controls. There is a combined risk that these controls will not prevent, detect or control, correct the misstatement which are occurring in the company. This is a combined risk of inherent risk and control risk is called ROMAM. ROMAM is combined risk of inherent risk and control risk. लेकिन ये कब होता है, ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कब होता है, बिफोर डूइंग द ऑडिट। ये आपको खास ध्यान रखना है। ऑडिट अभी शुरू नहीं हुआ है, ऑडिट करने से पहले ही ऑडिटर चेक करता है कि कंपनी में ये कंट्रोल है और कंपनी का नेचर कुछ ऐसा है, इसके ये इनहेरेंट रिस्क है। तो बिफोर अप्लाइंग एनी ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर सीज दैट दिस इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, उसके हिसाब से वो अपनी ऑडिट प्रोसीजर तय करता है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है तो फिर वो अपने ऑडिट एफर्ट्स ज़्यादा डालेगा, और अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम है तो वो ऑडिट प्रोसीजर कम डालेगा। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज़्यादा तो ऑडिट प्रोसीजर्स भी ज़्यादा, अपने ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा, ज़्यादा आर्टिकल्स बिठाएगा, ज़्यादा घंटे लेगा और क्लाइंट से ज़्यादा फीस भी लेगा। और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कम है तो ऑडिट प्रोसीजर अपने आप कम हो जाएगी। तो अब रोमम का क्या डेफिनेशन हुआ, पूरा लिखने के बाद, रोमम इज इक्वल टू आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग इंटरनल कंट्रोल्स
or after implementing incorporating or implementing internal control but before doing audit, but before doing audit or doing audit procedures, there is a risk that there are some misstatements, either at assertion level or financial statement level. That is called रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. या कोई एक ट्रांजैक्शन में हो सकता है या पूरे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हो सकता है, सिर्फ डेटर्स में हो सकता है या क्रेडिटर्स में हो सकता है, या फिर पूरे डेटर्स, क्रेडिटर्स, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट का, इन्वेंट्रीज वगैरह सब में हो सकता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हो सकता है. तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे. तो हम क्या करते हैं, जितना रोमम ज़्यादा होता है इतने हम इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज़्यादा होता है तो जो ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, मैनेजमेंट ही अपने इंटरनल कंट्रोल को ज़्यादा बनाता है. सो रोमम, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, इज mitigated by keeping strong system of internal controls. आप रोमम को जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिटिगेट कर सकते हो, उससे आप कम कर सकते हो. ठीक है. अब इसको हम अलग से जो मॉड्यूल में लिखा है उससे पढ़ते हैं. क्या लिखा है, और ये इनहेरेंट रिस्क द ससेप्टिबिलिटी. ससेप्टिबिलिटी यानी कि गलत होने की चांसेस, गलत होने की उसकी वल्नरेबिलिटी, उसे कहते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर. क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि पीएनएल की आइटम, अकाउंट बैलेंस यानी कि बैलेंस शीट की आइटम, और डिस्क्लोजर यानी कि नोट्स टू अकाउंट की आइटम, टू अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल इधर इंडिविजुअली और विद एग्रीगेटेड और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट बिफोर कंसिडरेशन ऑफ एनी रिलेटेड कंट्रोल्स. आपने कंट्रोल्स को अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया है. ऑडिट प्रोसीजर तो इनकॉर्पोरेट करने की बात ही दूर है, लेकिन कंट्रोल इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपकी कंपनी का जो नेचर है उसकी वजह से जो रिस्क आ रहा है और उसकी वजह से आपका जो अकाउंट बैलेंस या तो फिर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर डिस्क्लोजर वो मिसस्टेटेड हो सकते हैं, वो भी मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं. वो या तो इंडिविजुअली मिसस्टेटेड है या तो फिर दूसरे मिसस्टेटमेंट के साथ उसको मिलाया जाए तो बड़ी गलती, छोटी छोटी गलती मिलाकर बड़ी गलती हो रही है, तो उसको कहते हैं इन एग्रीगेटेड, व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट इट इज़ मटेरियल. यानी कि आपको एक ट्रांजैक्शन में 10 रुपये की गलती, लेकिन ऐसे 1 लाख ट्रांजैक्शन है तो 1 लाख इंटू 10 तो 10 लाख रुपए की गलती हो गई, तो वो मटेरियल होती है कोई भी कंपनी के लिए. 10 लाख रुपए की अमाउंट, भले चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, 10 लाख की अमाउंट आपके किसी भी तरह से उसे छोटी नहीं मान सकते. तो इससे छोटी छोटी गलतियाँ आपको बड़ा नुकसान करा सकती है, तो उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क. अब इनहेरेंट रिस्क के बारे में अंदर क्या लिखा है मॉड्यूल में वो भी पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम कंट्रोल रिस्क देखेंगे. देखो, इनहेरेंट रिस्क इज द ससेप्टिबिलिटी of an account balance or class of transaction to misstatement could be material either individually or when aggregated with misstatement in other balances or classes, assuming that there were no related internal controls. यहाँ पे आपको assume करना है कि कोई भी internal control है ही नहीं. External circumstances giving rise to business risk may also influence inherent risk. For example, technological developments might make a particular product obsolete, thereby causing inventory to be more susceptible to overstatement. आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हो सकता है आपने जो इन्वेंट्री पुराने ज़माने की खरीद के रखी है वो आउटडेटेड हो गई, और इस वजह से आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस आप करना भूल गए, और या फिर आपको ना करने की लालच हो गई कि आपको डर लगा कि अगर मैं इन्वेंट्री को एनआरवी पे दिखाऊंगा तो कितने सारा लॉस दिखेगा और मेरी बैलेंस शीट अच्छी नहीं होगी, तो आपने विंडो ड्रेसिंग की.
तो इसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। देखिए इस तरह से होता है इनहेरेंट रिस्क, फिर होता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क हम आगे देखते हैं, लेकिन इस इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या, कि आपने कोई भी छाता नहीं रखा, यहाँ पे सारी पानी की बूंदें आ रही है, आपने कोई छाता नहीं रखा, यानी कि कोई भी कंट्रोल नहीं रखे। जो छाता है वो कंट्रोल है, तो कोई भी आपने इंटरनल कंट्रोल्स नहीं रखे, और इंटरनल कंट्रोल ना होने के वजह से कितना पानी आपके ऊपर गिर सकता है। तो आपके बिजनेस का नेचर ऐसा कैसा है कि आपके ऊपर ये रिस्क आ रहा है, इनहेरेंट रिस्क आ रहे हैं, तो उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। फिर आपने छाता लगाया कि भैया मेरी कंपनी में तो इतना सारा पानी आ जाएगा, तो मैंने छाता लगा दिया, इतने सारे मिस स्टेटमेंट आ जाएंगे, तो आपने बहुत सारे कंट्रोल्स लगा दिए। तो कंट्रोल्स लगाने के बाद भी जो मिस स्टेटमेंट अकर होने रहे उसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। और कंट्रोल भी लगाया, फिर आपने ऑडिटर से ऑडिट भी कराया, तो ऑडिटर भी उस मिस स्टेटमेंट को ढूंढ नहीं पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसे कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। यानी कि आपके जो छाते में से पानी गिर के आपके सर पे गिरा, लेकिन सिर के कुछ बीच के पार्ट में गिरा, ताकि आपको पता ही नहीं चला कि पानी गिरा है। पानी गिरा लेकिन आपको पता ही नहीं चला। आपने छाता भी लगाया, आपके ऊपर छाते में एक होल था, और होल की वजह से इंटरनल कंट्रोल में कोई एक लूप होल था, वो लूप होल्स की वजह से जो एम्प्लॉयज़ थे या फिर जो भी फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने फ्रॉड कर दिया, फिर भी आपको पता नहीं चला। यानी कि आपके पास छाता है, छाते के बावजूद भी आप मिस स्टेटमेंट को पकड़ नहीं पाए, उसे कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। देखिए यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो की कंसेप्ट। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है, रोमम प्लस डिटेक्शन रिस्क, और रोमम में क्या आता है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ISA explains that is standard auditing 200 explains that the risk of material misstatement may exist at two level: the overall financial statement level, assertion level, or class of transaction लेवल फॉर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। तीन प्रकार के मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, या तो बैलेंस शीट के आइटम में मिस स्टेटमेंट हो, PNL के आइटम में मिस स्टेटमेंट हो, या तो फिर डिस्क्लोजर्स में यानी कि नोट्स टू अकाउंट्स में हो, तो उससे कहते हैं क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। फिर यहाँ पे भी इनहेरेंट रिस्क इज डिस्क्राइब एज द ससेप्टेबिलिटी, वो हमने पढ़ा। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कंट्रोल रिस्क इज डिस्क्राइब एज द रिस्क दैट अ मिस स्टेटमेंट could occur in an assertion level about a class of transaction, account balance, or disclosure, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements, will not be prevented, detected, and corrected on a timely basis by entities internal control system। यानी कि ये कोई ऐसा मिसस्टेटमेंट है जो एंटिटी की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से भी रोका नहीं जा सकता। देखो इसको मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। कंट्रोल रिस्क is a risk of misstatement that whether individually or in aggregate with another misstatement at assertion level। कंट्रोल रिस्क हमेशा assertion लेवल पे होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे यहाँ पे डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ। तो अगर इसको आप फिलिंग द ब्लैंक्स MCQ में आए तो कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क एट एन assertion लेवल। दो मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, जो मिस स्टेटमेंट या तो अकेले में मटेरियल है, बड़ा है, या तो फिर कुछ दूसरे मिस स्टेटमेंट के साथ मिलाया जाए तो वो बड़ा है, यानी कि मटेरियल है, जिससे आपके यूजर्स का स्टेटमेंट डिसीजन चेंज हो सकता है। विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड और करेक्टेड बाय इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑन टाइमली बेसिस। तो इसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। तो आप कंट्रोल रिस्क की डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो। इज अ रिस्क, कंट्रोल रिस्क इज अ रिस्क that misstatement could occur at assertion level whether either individually or in aggregate with other misstatements, and that could be material misstatement, and that will not be prevented, detected or corrected by the internal control system of the entity on a timely basis। इसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। अब इस पूरे ग्राफ को भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे एक नया वर्ड उन्होंने ऐड किया हुआ, स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरेंट रिस्क, यानी कि कितने एक्सटेंट तक आपका इनहेरेंट रिस्क हो सकता है। तो ये यहाँ पे पढ़िए, एक्सप्लेन्स द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर असेस्ड एट द असर्शन लेवल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग
एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अगर आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा लगता है तो ऑडिट प्रोसीजर आपको बढ़ानी पड़ेगी, जैसे उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। नेसेसरी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड ऑडिट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर रोमम ज़्यादा है तो ऑडिटर ज़्यादा ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर करेगा ताकि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाए। फॉर द identified risk of material misstatement at the assertion level, a separate assessment of inherent risk and control risk is required by this standards on auditing. आपको अलग से असेसमेंट करना है कंट्रोल रिस्क का और इनहेरेंट रिस्क का। एज एक्सप्लेन इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, इनहेरेंट रिस्क इज हायर for some assertions and related classes of transaction, account balances and disclosure than for others। कुछ चीज़ें होती है, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं या फिर कुछ बैलेंस शीट की आइटम ऐसी होती है जिसमें इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ट्रांजेक्शन। से फॉर एग्जांपल आपकी बैलेंस शीट में मैं आपको बताना चाहूँगा 10 आइटम है फॉर एग्जांपल, आपकी बैलेंस शीट में 10 आइटम्स है। से फॉर एग्जांपल टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, फिक्स असेट में 2 है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर आपकी आ गई इन्वेस्टमेंट्स, उसमें करंट, नॉन करंट, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आपका आ गया करंट असेट्स, उसमें इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, और इसी प्रकार से लायबिलिटी साइड भी आ गया और इक्विटी साइड में। तो इसमें से कुछ मैटर्स या कुछ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर कुछ अकाउंट बैलेंस, अगर ये बैलेंस शीट है तो उसके अकाउंट बैलेंस की बात होगी, तो उसके कुछ बैलेंसेस में रिस्क ज़्यादा होगा, इनहेरेंटली ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री है और आप कुछ ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हो जिसमें इन्वेंट्री का वैल्यू दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है। तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस करना शायद भूल गए हो या फिर उन्होंने जानबूझ के नहीं किया हो, तो इसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। आपकी इंडस्ट्री क्या है उसके हिसाब से आपकी असर्शन पे रिस्क आता है, असर्शन गलत होने की संभावना होती है, उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। आपके बिजनेस का नेचर क्या है। फॉर द आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, अ सेपरेट असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इज रिक्वायर्ड एज एक्सप्लेन इन ऐसे 200। इनहेरेंट रिस्क इज हायर फॉर सम असर्शन एंड रिलेटेड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर अदर देन फॉर अदर्स। PNL की आइटम में भी कुछ आइटम ऐसी हो सकती है जिसमें आपको इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा मिले, वो इनहेरेंटली ही गलती होने की संभावना है, उसमें गफला होने की, कोई फ्रॉड जल्दी से कर सकता है। ऐसी कोई आपकी से फॉर एग्जांपल आपकी 10 प्रोडक्ट्स है, उसमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके वैल्यू दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है, तो उसने कितने रुपये का सेल किया वो हो सकता है सेल्समैन आपको बताया ही नहीं एक्चुअल वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू कल थी 150 और दूसरे दिन हो गई 160, उसने बेचा 160 में लेकिन आपको बताया 150 में ही बेचा, तो फिर आप उसको कैसे काउंटर कर सकते हो। तो उसके लिए ये कहते हैं कि इस चीज़ का इनहेरेंट रिस्क, इस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन का इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है क्योंकि उसका प्राइस दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है। द डिग्री टू विच इनहेरेंट रिस्क वेराइज इज रेफर टू इज एज स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरेंट रिस्क। आपका इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है या कम है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरेंट रिस्क। डिग्री ऑफ इनहेरेंट रिस्क इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरेंट रिस्क। फिर कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड बाय द ऑडिटर इंक्लूड बोथ दोज ड्यू टू एरर एंड दोज ड्यू टू फ्रॉड। मिसस्टेटमेंट एरर से भी हो सकते हैं, फ्रॉड भी हो सकते हैं, यानी कि जानबूझ के अनजाने में। ऑल्दो बोथ आर एड्रेस्ड बाय दिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, the significance of fraud is such that further requirements and guidance are included in SA 240। फ्रॉड की इतना सारा महत्व है कि फ्रॉड ना हो, गलती हो गई तो हो गई, गलती होने की संभावना कम है क्योंकि गलती अनजाने में होती है और वो जल्दी पता भी सकते हैं। लेकिन फ्रॉड तो इंटेंशनली होता है, वो कोल्यूजन विथ एम्प्लॉयज़ या कोल्यूजन विथ मैनेजमेंट होगा तो आपको पूरी ज़िंदगी पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई फ्रॉड भी हुआ है। In relation to risk assessment procedure and related activities to obtain information that is used to identify, assess and respond to risk of material misstatement due to fraud. The auditor risk identification and assessment process is iterative and dynamic, यानी कि iterative यानी कि आपको करते ही रहना है, and dynamic यानी कि चेंज होती रहती है। The auditor's understanding of the entity and its environment, the applicable financial reporting framework and the entity's system of internal control are interdependent with concept within the requirement to identify and assess the risk of material misstatement। फिर आगे पढ़ते हैं स्केलेबिलिटी। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, उन्होंने कंट्रोल्स की डेफिनेशन दी हुई है। फिर नया जो ये जो ऐसे है ना ऐसे 315
जो इंटरनेशनली अमेंड होगा उन्होंने एक अच्छा से डेफिनेशन ऐड किया हुआ है इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स, और वो इनहेरेंट रिस्क फैक्टर बहुत सारे हैं, जैसे कि उन्होंने इंग्लिश सर्च फैक्टर्स में इंक्लूड क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एंड इंक्लूड कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी, चेंज, अनसर्टेनिटी और ससेप्टेबिलिटी टू मिसस्टेटमेंट ड्यू टू मैनेजमेंट बायस और अदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर, यानी कि इन सो फार एज दे अफेक्ट इनहेरेंट, ये जो फैक्टर्स है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, सब्जेक्टिविटी, चेंज या अनसर्टेनिटी और ससेप्टेबिलिटी टू मिसस्टेटमेंट, यानी कि जो एस्टिमेट वाली चीज़ें होती है ना उसमें इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होता है। तो उन्होंने पूरा एक उन एग्जाम्पल दिया, वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन चीज़ों में इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होता है। और सबसे पहले बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी। Complexity arises either from the nature of the information or in the way that the information is prepared. Included when such preparation processes are more inherently difficult to apply. For example, complexity may arise in calculating supplier rebate provisions because it may be necessary to take into account different commercial terms with many suppliers. अब हर एक suppliers के पास से आपको अलग अलग क्या बोलते हैं कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, उसको रिबेट कहते हैं। तो किससे कितना डिस्काउंट मिला या फिर कितने कौन से कस्टमर्स को आपने कितना डिस्काउंट दिया, वो आपके हर एक कस्टमर्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं, तो वो भी उसमें इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपका ये ट्रांजैक्शन का नेचर ही कॉम्प्लेक्स है, और मे बी इंटर रिलेटेड कॉमर्शियल टर्म्स दैट आर ऑल रिलेवेंट इन कैलकुलेटिंग रिबेट्स ड्यू। When there are many potential data sources with different characteristics used in making an accounting estimate, the processing of that data involves many interrelated steps, and data is therefore inherently more difficult to identify, capture, access, अंडरस्टैंड और प्रोसेस। आप कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट कर रहे हो और उसमें आपको एक सोर्स डेटा नहीं ले रहे हो, आप 3-4 जगह से सोर्स डेटा ले रहे हो। से फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से कोई एस्टिमेशन का डेटा ले रहे हो, उसका सोर्स डेटा, फिर आप कोई प्राइवेट वेबसाइट से भी ले रहे हो, या फिर आप कोई अपना खुद का भी सर्वे करवाते हो, तो तीनों डेटा का अलग अलग कंक्लूजन हो सकता है। तो हो सकता है कि उसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट ज़्यादा लग जाए, उसकी वजह से उस डेटा को आइडेंटिफाई करना, कैप्चर करना या अंडरस्टैंड करना या प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर सब्जेक्टिविटी, यानी कि पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होता है, उसे कहते हैं सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशन इन द एबिलिटी टू प्रिपेयर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव यानी न्यूट्रल मैनर, आप उस चीज़ से जरा भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई आपका रिलेशन है, ऐसा सोच के जो आप असेसमेंट करते हो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। फिर क्या लिखा है, ड्यू टू लिमिटेशन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सच दैट मैनेजमेंट में नीड टू टेक एन इलेक्शन और सब्जेक्टिव जजमेंट अबाउट द अप्रोप्रिएट अप्रोच टू टेक एंड अबाउट द रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन टू इंक्लूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि बहुत सारे जजमेंट जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, वो मैनेजमेंट का जजमेंट होता है कि ये करना है या नहीं करना है, ये एस्टिमेट करना है या नहीं करना है, ये एस्टिमेट इतना होगा या उतना होगा, वो सब सब्जेक्ट टू द पर्सन हु इज टेकिंग द डिसीजन होता है। एज लिमिटेशन इन नॉलेज और डेटा इंक्रीज द सब्जेक्टिविटी इन द जजमेंट्स दैट could be made by reasonably knowledgeable and independent individuals, and the diversity in possible outcomes of those judgment will also increase। अब अगर आप knowledgeable और unbiased पर्सन को रखेंगे इंडिपेंडेंट को, अब तो आपकी सब्जेक्टिविटी कम हो जाएगी, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। फिर चेंज से आपका इनहेरेंट रिस्क होता है, उसका इनहेरेंट रिस्क बढ़ जाता है, जैसे पॉलिटिकल चेंज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चेंज, फिर गवर्नमेंट का चेंज, जैसे मोदी की गवर्नमेंट से पहले ये सोनिया गांधी जी यानी कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, अब उसके बाद मोदी के, तो पूरा चेंज हो गया, उसका एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। तो आपके बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क है। रिजल्ट चेंज फ्रॉम रिजल्ट्स इवेंट्स और कंडीशन दैट ओवर टाइम अफेक्ट द एंटिटीज बिजनेस और द इकोनॉमिक, अकाउंटिंग, रेगुलेटरी, इंडस्ट्री और अदर एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। फिर अनसर्टेनिटी से भी इनहेरेंट रिस्क आता है। फिर ससेप्टेबिलिटी टू misstatement due to management bias or other fraud risk factor insofar as the affect the inherent risk। अगर मैनेजमेंट का ही बायस है, मैनेजमेंट ही किसी चीज़ में न्यूट्रल नहीं है, तो फिर उसमें इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो सकती है। रेलेवेंट इनहेरेंट रिस्क, कॉम्प्लेक्सिटी, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जैसे कॉम्प्लेक्स अलायंसेस और जॉइंट वेंचर्स। फिर रेगुलेटरी, हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन जैसे जीएसटी,
पहले था, अब तो इजी हो गया है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंड है, वो कितना आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताता है। फिर ट्रांजेक्शन यूज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस, स्पेशल पर्पस एंटिटीज एंड अदर कॉम्प्लेक्स फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, इसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा मिल सकती है और इसके वजह से इनहेरेंट रिस्क हो सकता है। फिर सब्जेक्टिविटी, अ वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल मेजरमेंट क्राइटेरिया ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट रिकॉग्निशन ऑफ डेप्रिसिएशन और कंस्ट्रक्शन इनकम ऑन एक्सपेंसेस। कंस्ट्रक्शन में आपका कितना इनकम या एक्सपेंस हुआ, वो आपको वर्क कंप्लीटेड, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड मेथड से आप करते हो, तो वो सारा एस्टिमेशन बहुत सारा होता है उन सारी चीज़ों में। या फिर डेप्रिसिएशन, ये असेट कितने साल चलेगी, उसमें भी डेप्रिसिएशन में भी बहुत सारे एजम्पशन करने पड़ते हैं। फिर मैनेजमेंट सिलेक्शन ऑफ अ वैल्यूएशन टेक्निक और मॉडल फॉर अ नॉन करंट असेट सच एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, उसका आपने कौन सा वैल्यूएशन टेक्निक कराया। फिर चेंज इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑपरेशंस इन रीजन्स दैट आर इकोनॉमिकली अनस्टेबल, फॉर एग्जांपल कंट्रीज विद सिग्निफिकेंट करेंसी डिवैल्यूएशन और हाईली इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज में बहुत सारे चेंज होते रहते हैं। फिर एग्जांपल्स ऑफ इवेंट और कंडीशंस दैट में इंडिकेट दैट एग्जिस्ट सम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट एसेशन लेवल। आपको कैसे पता चलेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो उसके लिए आपको मार्केट चेंज करना पड़ेगा, कस्टमर लॉस चेंज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट से हुआ हो या मैनेजमेंट ने किया हो एसेशन लेवल में। मार्केट अगर डाउन है और या वोलेटाइल मार्केट है, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड या एरर किया हो, से फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फिर कस्टमर और गोइंग कंसर्न एंड लिक्विड इश्यूज इंक्लूडिंग लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट कस्टमर, आपके कस्टमर ही सारे चले गए, आपका प्रोडक्ट ही आउटडेटेड हो गया, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट ने कोई मिसस्टेटमेंट किया हो। फिर इंडस्ट्री मॉडल, आपका इंडस्ट्री का मॉडल ही ऐसा है, जैसे अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में इंडिया में हो रहा है कि कोई भी कंपनी स्टेबल नहीं है, सी जियो, तो फिर क्या होगा इस टेलीफोन इंडस्ट्री का, तो इसको कहते हैं इंडस्ट्री के मॉडल की वजह से आपको इनहेरेंट रिस्क फैक्टर लग रहा है आपकी कंपनी को। फिर बिजनेस मॉडल, आपका आपने कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल अपनाया है जिसमें कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है या फिर सप्लाई चेन में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। फिर डेवलपिंग और ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और मूविंग इनटू न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस, तो भी आपका इनहेरेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। आप नई नई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, जैसे पार्ले जी कंपनी है, अभी नई नई प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है, पहले बिस्किट में थी अब कितने सारे उसके प्रोडक्ट आ गए। तो आप सोचिए कि उस सारी कंपनियों में इनहेरेंट रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकता है जिसने कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल या फिर नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का बिजनेस मॉडल अपनाया हो। फिर जियोग्राफी, एक्सपैंडिंग इनटू न्यू लोकेशंस, तो भी इनहेरेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। अभी आप से फॉर एग्जांपल इंडिया में थे, फिर आप एयरटेल वाले अभी अफ्रीका में भी गए, तो वहाँ पे भी इनहेरेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर एंटिटी स्ट्रक्चर, एंटिटी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है जिसमें बहुत सारे एक्विजिशन, अमालगमेशन, मर्जर वगैरह हो रहा है, या फिर अनयूजुअल इवेंट्स हो रहे हैं, जॉइंट वेंचर वगैरह, तो उसमें भी आपका इनहेरेंट रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। एंटिटीज़ और बिजनेस सेगमेंट लाइकली टू बी सोल्ड, जिसका अभी संभावना है कि वो बिक जाएगा, तो उसमें भी इनहेरेंट रिस्क फैक्टर ज़्यादा है कि अभी थोड़े ही समय में बिकने वाला है, तो सारे लोगों को पता है कि अब तो ये नया मैनेजमेंट आएगा, तो चलो जाते जाते गफले कर ले। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज कॉम्पिटेंस, चेंजेस इन की मैनेजर पर्सन इंक्लूडिंग डिपार्चर ऑफ की एग्जीक्यूटिव, आपके बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव CEO CFO वगैरह जा रहे हैं, तो फिर आपका इनहेरेंट रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकता है। IT चेंजेस इन द IT एनवायरनमेंट, आप कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हो या फिर नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो। इंस्टॉलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट न्यू IT सिस्टम रिलेटिंग टू FR, आपने कोई नया इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि आपने टैली की जगह कोई नया सॉफ्टवेयर जैसे कि क्विक बुक है ऐसे ला दिया। फिर या फिर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर लाए जो करोड़ों रुपए का आता है, ऐसा कोई बड़ा सॉफ्टवेयर आपने इन्फोसिस से डेवलप करवा दिया। जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर है फिनेकल, तो कंपनी ने फिनेकल इम्प्लीमेंट किया बैंकिंग कंपनी ने, तो फिनेकल छोटी सी कोऑपरेटिव बैंक होती है, वो सालों से पुराने जो उसके मैनुअल पेपर्स होते उसमें चलती थी, अब उनमें फिनेकल उन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया कोऑपरेटिव बैंक्स ने, तो वहाँ पे भी एक इनहेरेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट, जैसे इंडिया में इंड एस आए। फिर कैपिटल, न्यू कंस्ट्रेंट्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल एंड क्रेडिट। रेगुलेटरी, इंसेप्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू द एंटिटीज ऑपरेशन और फाइनेंशियल रिजल्ट्स by regulatory और गवर्नमेंट बॉडीज। इम्पैक्ट ऑफ न्यू लेजिस्लेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आपको बहुत सारा प्रोविजनिंग करना पड़े, या फिर आप CSR के लिए भी अब तो प्रोविज़न करना पड़ता है, तो वो कोई नया लॉ आता है तो आपका प्रॉफिट या लॉस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारा फर्क पड़ सकता है। फिर रेलेवेंट इनहेरेंट रिस्क फैक्टर, अनसर्टेनिटी, ससेप्टिबिलिटी के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो आप पढ़ सकते हो। जहाँ पे अकाउंटिंग एस्टीमेट ज़्यादा है वहाँ पे इनहेरेंट रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, रिलेटेड
डिस्क्लोजर्स आपने नहीं किए तो वहाँ पे भी इनहेरेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर पेंडिंग लिटिगेशन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, फॉर एग्जांपल सेल्स वारंटीज, फाइनेंशियल गारंटीज एंड एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, उस सारी चीज़ों में आपका इनहेरेंट रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकते हैं। फिर ससेप्टिबिलिटी टू मिस स्टेटमेंट ड्यू टू मैनेजमेंट बायस और अदर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इन सो फार एज दे अफेक्ट इनहेरेंट रिस्क। Opportunities for management and employees to engage in a fraudulent financial reporting, including omission, obscuring, or significant information of significant information in disclosure। यानी मैनेजमेंट ने ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत बड़ा ओमिशन या ऑब्सक्योरमेंट या गफला कर दिया है। अगर मैनेजमेंट ही अगर कोल्यूजन कर रहा है तो फिर आप तो कैसे फ्रॉड पकड़ पाओगे, तो वहाँ पे इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा होता है। फिर ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नॉन रूटीन और नॉन सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एंड लार्ज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन एट पीरियड एंड। आपको साल के अंत में 25 मार्च के बाद बहुत सारा इनकम हो रहा है, तो हो सकता है कि उन्होंने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कोई फेक ट्रांजैक्शन किया हो। ट्रांजैक्शन दैट आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स इंटेंट, फॉर एग्जांपल डेट रीफाइनेंसिंग, assets to be sold and classification of marketable securities। फिर other events or conditions that may indicate risk of material misstatement at the financial statement level। ये देखो, ये जो सारे फैक्टर्स हमने देखे यहाँ पे पढ़ते एग्जाम्पल इवेंट्स और कंडीशंस दैट मैट गिव राइज टू एग्जिस्ट सम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो ये जो सारे रिस्क है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी हो सकते हैं, असेशन लेवल पे भी हो सकते हैं। अब नीचे जो बात हो रही है वो अदर फैक्टर्स की बात हो रही है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो सकते हैं, यानी कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है, जैसे कि लैक ऑफ पर्सनल विद अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्किल। इंड एस आपकी कंपनी में अप्लाई हो गए लेकिन आपने कोई सीए ही नहीं रखा जिसने नए कोर्स में एग्जाम पास की हो, या फिर जिसने इंड एस का कोर्स अलग से कर रखा हो, तो वो पुराना वाला सीए पुरानी तरीके से करता रहेगा, तो फिर कैसे होगा। कंट्रोल डेफिशिएंसी पर्टिकुलरली इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एंड प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग स्पेशली दोज नॉट एड्रेस बाय मैनेजमेंट। कि कंट्रोल की कोई डेफिशिएंसी है वो आप पकड़ नहीं पा रहे हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही आपने कुछ ऑनेस्टली नहीं अप्लाई किया तो उसमें कंट्रोल डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर आपने रिस्क सही से असेस नहीं किया और रिस्क आपने अंडर एस्टिमेट किया और रिस्क ज़्यादा था तो वो भी गलती हो सकती है, तो वहाँ पे भी रिस्क फैक्टर हो सकता है, इनहेरेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। पास्ट मिस स्टेटमेंट, हिस्ट्री ऑफ एरर्स और अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट एट पीरियड एंड। आपने पास्ट में बहुत सारी गलती मिली थी तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे इनहेरेंट रिस्क होने की संभावना ज़्यादा है।